मेरे सम्मानित प्रिय, हमने कहा था कि जो मेंस की तैयारी का है वो एक वीडियो में तो कंप्लीट होना मुश्किल है। तो हम क्या कर रहे हैं कि अब थोड़ा स्टेबिलिटी लाना जरूरी है, स्थिरता आना जरूरी है। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ों को लगातार कंटिन्यूअसली बोलते जाएंगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ बातें आप तक जा रही है। हम चाहते हैं कि आप अगर तैयारी का एक स्ट्रक्चर रेडी कर रहे हैं तो उस स्ट्रक्चर में आपका जो एनालिसिस हो, आपकी जो प्रतिक्रिया और रिएक्शन हो एकदम इफेक्टिव होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि इसको पार्ट ए और पार्ट बी में क्लेरिफाई कर दिया, मतलब दो भाग में बांट दिए हैं। देखो, जहां तक कहीं भी अगर मेंस की तैयारी में जाओगे तो जैसे तुम पहुंचोगे तो तुम्हारे पास सबसे पहले ना तीन सेक्शन जबरदस्त चलेगा। वो होगा भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान और भारत का भूगोल। करीब करीब टीचर को लगता है कि इन तीनों सेक्शन को हम अच्छा कर देंगे तो रिजल्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेशन तो पार्ट है। लेकिन ये क्या है कि दो लड़कों के बीच में जो कंपैरिजन है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अगर कंपैरेटिवली हम लोग देखते हैं तो दो लड़कों के बीच में ये सारे क्वेश्चन बहुत अंतर नहीं बना पाएंगे। क्योंकि आज एकदम मुद्दे पे बात करेंगे, इधर उधर बात करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। ऐसे बीच बीच में थोड़ा दिक्कत होगा तो फिर आज जरूरी है कि हम इसको क्लासरूम हम लोग को शो करना पड़ेगा। क्योंकि बीच बीच में तो चूंकि आप लोग का चेहरा दिख नहीं रहा तो कुछ ना कुछ इफेक्टिव बोलना पड़ेगा। तो समझिएगा, तो जितने लोग को देखिएगा ना वो तीन सेक्शन पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, भारत का भूगोल, इन तीनों बातों पर काम चलेगा। अब एक चीज करते हैं, इस दोनों में हम लोग एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि दोनों का कंपैरिजन क्या है। अगर ध्यान से देखिएगा कि अगर हम इतिहास की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, और हिस्ट्री में जो पहला पार्ट है एंशिएंट और दूसरा पार्ट हम लोग का मेडावल और तीसरा मॉडर्न, तो इसको पढ़ने का तरीका आपको बताते हैं। देखिए, एंशिएंट में क्या है ना कि लोगों को लगता था कि एंशिएंट जो है ना हम सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर जो हम लोग के पास अरबों का आक्रमण है, जो अरब मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण हुआ वहां तक का सफर लगता है पॉइंट टू पॉइंट करके पढ़ ले। लेकिन आप एक चीज सोचिएगा कि लगातार एग्जामिनेशन हॉल में आप देखिएगा कि एंशिएंट के सवाल में परिवर्तन होना शुरू हो गया है। पहले क्या था कि एंशिएंट का सवाल जो पूछा जाता था उसमें आप विशेष कर देखते थे, इंफॉर्मेटिव रहता था, मतलब उसमें आपके पास डेटा होना चाहिए, डाटा बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन अब क्या है, थोड़ा आपको कंसेप्ट डेवलप करना पड़ेगा। आप पूछिएगा सर कंसेप्ट होगा कैसे, समझिएगा। देखिए, कंसेप्ट इसका लाने के लिए खास कर एंशिएंट का हमको कंसेप्ट एकदम कंसेप्ट के साथ एंशिएंट को क्लियर करना है। हम एक एक पार्ट पर अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं और हमने कहा भी था कि दूसरे वीडियो में एकदम सीरियसली इस चीज को लीजिएगा, इधर उधर का बात नहीं करेंगे ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा काम बन पाए। तो आप क्या करिए, इतिहास में सबसे पहले इन तीनों खंडों में से किसी खंड को छोड़ते हैं तो हो सकता है कि कोई एक खंड से सवाल ना पूछे। जरूरी नहीं कि हर एग्जामिनेशन में सब सवाल पूछा ही जाता है। जरूरी इस बात का है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बेहतर होगा तो आप अपने कामों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाइएगा। अब देखिए क्या है कि एंशिएंट का अगर क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे पहले एंशिएंट को तो समझ लो कि एंशिएंट को हम सीधा सीधी मानते हैं कि एकदम साइंस, विज्ञान। आप पूछिएगा कैसे सर, एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारतीय इतिहास, एक तो टफ नाम है, वेद, वेदांग, उपनिषद, अरण्यक, ये सब। और सर उपनिषद का भी नाम सर इतना टेढ़ा टेढ़ा है कि बृहदारण्यकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, जवालोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, मतलब इस तरह का नाम। जैसे अभी हम लोग उन शब्दों का उच्चारण करना शुरू करेंगे लगेगा यहां पर यज्ञ शुरू हो गया है। अगर ये सब वर्ड हम लोग यूज कर देंगे तो लगेगा आपको यज्ञ शुरू हो गया है और यज्ञ में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन जरा सा ध्यान दीजिएगा कि एंशिएंट के किस पार्ट पर मेंस के लिहाज से, मेंस के हिसाब से एंशिएंट के किस पार्ट पर हम लोग काम करेंगे ज्यादा तो हम लोग का काम ज्यादा बेहतर होगा। तो सबसे पहले हिस्ट्री का पार्ट हम लोग लिए, एंशिएंट में हम लोग को जाना है, एंशिएंट को एकदम साइंस की तरह पढ़ना है। हम तो बोलेंगे कि सबसे ज्यादा इस मेंस में आप फोकस कीजिएगा वैदिक एज पर। अब हमसे पूछिएगा क्यों सर, वैदिक एज पर क्यों फोकस करेंगे, वैदिक एज का सवाल क्यों ज्यादा पूछेगा? क्योंकि वैदिक एज अपने आप में एकदम विज्ञान। वैदिक एज का पढ़ने का मतलब है कि आप दो कालों में पढ़िएगा, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रणालियों के बारे में पढ़िएगा। उत्तर वैदिक काल में आइएगा, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी प्रणाली के बारे में पढ़िएगा। तो क्या है ना कि आप जब उसके सांस्कृतिक, इसके सांस्कृतिक का कंपैरेटिवली कीजिएगा, उस समय काल के विद्वान का वर्णन कीजिएगा, इस समय काल के विद्वान का वर्णन कीजिएगा,
या फिर इन दोनों के कंजुगेशन से आप जिन चीजों का वर्णन कर रहे हैं, या फिर आप ऋग्वेद से संबंधित उसके ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, ऋग्वेद से संबंधित उसके उपनिषद की बात कर रहे हैं, उपनिषद में प्रमुख तथ्यों के बारे में बात करना है। जैसे देखिए एक उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं, क्योंकि देखिए अगर पढ़ाए आपको तो आपका तो सब चीज क्लियर हो जाएगा। हम ऑन द स्पॉट अगर लगातार पढ़ा दें तो वो चैप्टर ही आपके अंडर हैंड हो जाएगा, और कितना भी क्लिष्ट करके क्वेश्चन पूछेगा, कितना भी कंप्लेक्स टाइप का सवाल पूछेगा, आपका आराम से बन जाएगा। इसको थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा देखिए। हम किसी चीज को, हमने पहले भी कहा था कि हम किसी चीज को खत्म करने के लिए नहीं आते हैं। जब तक उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट लेवल बढ़ेगा नहीं, आपका इंटरेस्ट लेवल जैसे बढ़ जाएगा वो सब्जेक्ट आपका अपना हो जाएगा। तो सबसे पहले ना आप अपने आप को क्या कीजिए, किसी सब्जेक्ट के साथ अपने आप को अटैच कीजिए, अपने आप को जोड़िए। और जब आप जुड़ जाएंगे ना तो उसके टेस्ट वर्ड आपको पता चलना पड़ेगा। वैदिक का टेस्ट क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का टेस्ट क्या है, मौर्य काल का टेस्ट क्या है, उसके बाद गुप्तकालीन स्थिति का टेस्ट क्या है। तो जब टेस्ट वर्ड, जीव का टेस्ट वर्ड आपको खुलेगा तो उन चीजों को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि एंसेंट इंडिया का जो टेस्ट वर्ड है, जो टेस्ट क्रिएशन है, वो टेस्ट को हम लोग अप्रोच करेंगे। अब कैसे करेंगे? कुछ लोग बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में सभी स्थलों में जो 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 चीजें मिले हैं वो सबको रट लेना है। चलिए वो आप सेटिस्फैक्शन के लिए तो रट ही सकते हैं कि भाई श्रृंगार प्रसाधन के साक्ष्य कहां से मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं, चावल का साक्ष्य कहां से मिला है, कृषि का साक्ष्य कहां से मिला है, लोहे का साक्ष्य कहां से मिला है। तो ये सब प्रॉम्प्ट क्वेश्चन है, अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कुछ नाम आपके सामने आएगा, जैसे चावल के लिए, लोहे के लिए, या फिर कृषि के साक्ष्य के लिए, इस तरह के कुछ सवाल आपके पास आएंगे। या फिर कुछ हड़प्पा कालीन आएंगे, कुछ उत्तर हड़प्पा कालीन आएंगे, कुछ प्राक हड़प्पा कालीन आएंगे। तो इस तरह के कुछ आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। कुछ ऐसे नाम जैसे कोडदीजी, आमरी, सुरकोटदा, इस तरह के सवाल को, राखी गढ़ी, ठीक है ना, धौलावीरा, बनावली, इस तरह का कुछ नाम आपके इर्द गिर्द होना चाहिए और उस चीज का स्पेसिफिकेशन आपके माइंड में होना चाहिए। तो हम तो बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से इंफॉर्मेटिक्स है, मतलब इंफॉर्मेशन वाला चीज है। उसको इंफॉर्मेशन जितना कलेक्ट कीजिएगा उतना बेहतर होगा। तो मेरे ख्याल से अगर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले उसको नगर निर्माण योजना को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। नगर निर्माण योजना को समझिएगा तो शहरी सभ्यता के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। अर्बनाइजेशन मेथड था, मातृसत्तात्मक समाज का एक पहलू आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाई दिया है, तो गर्भ से निकलता हुआ अगर पौधा दिखा है, इसका मतलब है कि उन चीजों का जो सृष्टि का जो निर्माण हुआ है, जो जर्मिनेशन हुआ है, मां के गर्भ से दिखाया गया है। और वहां पर क्या है ना कि मातृसत्तात्मक समाज था तो मां का स्थान सर्वोच्च माना गया था। वैसे वैदिक काल करके फिर पितृसत्तात्मक समाज का स्वरूप बढ़ जाता है। तमाम बातें हैं, हम बस आपको पॉइंट आउट करवा रहे हैं कि आपको करना क्या है। अब देखिएगा, वैदिक एज में आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सभी चीजों का बहुत अच्छा से क्लैरिफिकेशन कर लीजिएगा। ऋग्वेद के उपवेद के बारे में बात कर लीजिएगा, उसके ब्राह्मण, उसके उपनिषद, इन सभी चीजों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से अप्रोच अपना डेवलप कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर ऋग्वेद के बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे अप्रोच करते हैं, तो आपके पास एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है कि 6ठी शताब्दी का शुभारंभ हो जाता है, जहां पे साम्राज्यों का विस्तार है। इस वजह से आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जाइएगा तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के माता पिता के नाम में मत फंसिएगा, बायोग्राफी में मत चलिएगा, कोनो निगोसिएशन का मामला नहीं है। आपको क्या करना है, उसके सिस्टम में जाना है। आपको जानना पड़ेगा अंगुत्तर निकाय क्या था, दिग् निकाय क्या था, खुद्दक निकाय किस बात की चर्चा थी, अभिधम पिटक का क्या कंसेप्ट था, विनय पिटक में किन किन बातों की चर्चा थी। तो अब तमाम ऐसे सुत पिटक में किन किन बातों की चर्चा थी, सुत पिटक के संबंधित और क्या क्या चीजें, जैन धर्म में कौन कौन सा छेद सूत्र क्या है, आगम क्या है, आचरांग सूत्र किसको बोलते हैं। तो क्या टेक्निकल चीजों को पकड़िए और टेक्निकल चीजों को थोड़ा स्पेस बनाइए। जैसे क्या था कि देखिए, पूछा था वेदों को पढ़ने के लिए वेदांगों की आवश्यकता होती है, तो वेदांग की संख्या कितनी थी, 6, और वेदांत की संख्या थी 108। तो वेदांग और वेदांत में डिफरेंशिएट करने आपको आना चाहिए कि दोनों अलग अलग चीज है। अब वेदांग में शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, ये सब चीज के बारे में था, तो उसका डिटेल पढ़िए कि क्या है ज्योतिष, क्या है छंद, किसको बोलते हैं, कल्प किसको बोलते हैं। जब इन चीजों का विश्लेषण आपको पता चल जाएगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि अप्रोच क्या है। तो एंसेंट इंडिया में वैदिक एज पर अच्छा पकड़ कीजिए। 6ठी शताब्दी में जो महाजनपदों का जो उदय है, महाजनपदों में जो पिकुलियर महाजनपद है जिसमें गणतंत्र की व्यवस्था थी, उस पर थोड़ा फोकस कीजिए।
साथ ही साथ जो प्रारंभिक राजाओं का क्रम है उस पर बात कीजिए, मगध के राजाओं का एक आपके पास पूरा कंफर्मेशन होना चाहिए। लेकिन इन सभी चीजों के अलावे जो आपके पास एक बहुत अच्छा अप्रोच होना चाहिए वो मौर्य प्रशासन का होना चाहिए। मौर्य डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन पर आप काम कर लेते हैं तो आपका काम अच्छा हो जाएगा। तो हो ना हो कि उसके अध्यक्ष से संबंधित, उसके प्रशासन के से संबंधित, उसके न्यायपालिका से संबंधित, उसके कार्यपालिका से संबंधित कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मौर्य पर थोड़ा काम किया। गुप्त जाइएगा तो गुप्त पर सीधा आपको साहित्य पर फोकस करना पड़ेगा, उसके लिटरेचर पर। अब कालिदास के जो कृति है कुमार संभव, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम, तमाम जो कालिदास के द्वारा लिखित पुस्तक है, चूंकि उस समय साहित्य का काल काफी चरमोत्कर्ष पर रहा था। वैसे हम तो हमारे अनुसार पूछेगा तो गुप्त काल को हम तो स्वर्ण युग नहीं मानते हैं, इसलिए स्मिथ बोल दी अलग बात है, लेकिन स्वर्ण युग इसलिए नहीं मानते हैं उस समय महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, यानी सामाजिक संरचना जो था वो बैलेंस नहीं था। और जिस काल की सामाजिक संरचना बहुत अच्छी नहीं हो, हम उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि उस काल का गोल्डन पीरियड रहा हुआ। ये तो थॉट की बात है, बीपीएससी मेंस लिखिएगा तब की बात है, हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो फैक्ट्स में आपको इधर उधर का बात नहीं करना है, फैक्ट्स में लिटरेचर पर काम कीजिएगा। बहुत सारे पुस्तकों का, जैसे मुद्रा राक्षस पुस्तक जो है वो विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई गुप्त काल में, लेकिन वो डिटेल किसका दे रहा है, वो मौर्य काल का दे रहा है। तो तमाम ऐसी बातें हैं जिस पर आपको फोकस करना है और उन चीजों को राइट डाउन, उसको हमेशा ऐसे रोटेट करके चलाते रहना है। जितना बेहतर आप चलाइएगा, जितना आपके पास अप्रोच बेहतर होगा, आप समझ लीजिए कि आपका काम एकदम हो चुका है। ये तो हम एंसेंट की बात की है। अब देखिए मेडाबल में आपको कैसे पढ़ना है। लगता है कि आज क्वालिटी में नहीं पहुंच पाएंगे, चलिए इसी का इतिहास का ही पूरा विश्लेषण हम लोग देख लेते हैं। हम एक सब्जेक्ट का विश्लेषण बेहतर तरीके से कर देते हैं, अच्छा हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं कि हम 10 मिनट के अंदर सब कुछ बता के फाइनल कर दें। और अगर पूरे बातों को सुनिएगा तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन नजर आना शुरू हो जाएगा, और क्वेश्चन नजर आना शुरू हो गया तो सबकॉन्शियस माइंड में, अपने माइंड में रख लीजिएगा, इमीडिएट वो सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर कर देगा। देखिए मेडाबल में क्या है, मेडाबल उसका एक कंसेप्ट है, गुल खिला तुगलक से लो, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद और लोदी। पहले गुलाम, गुल खिला तुगलक से लो, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद और लोदी पे जाके खत्म होता है। और 1526 की पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, जो फर्स्ट पानीपत का युद्ध हुआ 1526 के बाद, फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है और बाबर की एंट्री हो जाती है। चगताई तुर्क थे और बाबर से लेकर जो सफर बहादुर शाह जफर तक का चलेगा, वो बहादुर शाह जफर का फिर कनेक्टिविटी मॉडर्न इंडिया के साथ हो जाएगा। आप पूछिएगा सर कि दिल्ली सल्तनत और मुगल बादशाह, इन दोनों क्रम को हम लोग कैसे अरेंज कर पाएंगे और किस पर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि तमाम मेडाबल को पढ़ना तो बड़ा टफ टास्क है। तो हमारे तरफ से एक सजेशन, मानिए कि मुगल काल में उसके भवनों का निर्माण, उस काल के साहित्य और उस काल में जो चित्रकला थी और चित्रकला से संबंधित जो लोग थे, खासकर अकबर के शासनकाल का, तो मेरे ख्याल से अगर पूरे मुगल में से किसी पर सबसे ज्यादा फोकस करना है तो आप अकबर पर कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि अकबर का जो काल था, उस काल में काफी घटनाएं जो है इंटरैक्ट करती है, तो अकबर के काल को बहुत अच्छा से देखिए। आप हमसे पूछिएगा दिल्ली सल्तनत में किस पर ज्यादा बात करें, तो दिल्ली सल्तनत में 10-15 क्वेश्चन तो प्रॉम्प्ट है, अक्सर पूछता है। जैसे पूछता है कि भाई किसने दीवाने बंदगान की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने कोही के स्थापना का श्रेय किसको देता है, एमबीडी को, मोहम्मद बिन तुगलक को। हुलिया प्रथा रखने का सिस्टम किसने शुरू किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। साथ ही साथ घोड़े को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली जो मार्केट को कंट्रोल करने की व्यवस्था किसका था, अलाउद्दीन खिलजी का था। उसी तरह से इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक आगे का पार्ट जो वो एकदम इंफॉर्मेटरी है, उसमें कोई बहुत ज्यादा बात नहीं है, लेकिन बलबन के सिद्धांतों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि लौ एवं रक्त की नीति को कैसे समझाया था, वो लौ और रक्त की नीति में किन बातों का विश्लेषण किया था, तो थोड़ा उसमें आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक व्यवस्था पर थोड़ा अच्छा से काम कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। जैसे क्या था ना कि उसमें दीवाने विजारत था, दीवाने विजारत को आपको समझना पड़ेगा। दीवाने रसालत था, रसालत एक विदेश विभाग था, उस विदेश विभाग को समझना पड़ेगा। साथ ही साथ हम लोग जो सचिवालय से संबंधित बात थी, जो ट्रांसलेटर का काम करता था, उस पर काम करते थे। गुप्तचर विभाग थी, बहुत तमाम ऐसी चीजें थी जो छोटा छोटा पॉइंट आउट है, हल्का सा उसके एडमिनिस्ट्रेशन को अगर दिल्ली सल्तनत को अच्छा कर लेते हैं और जो बड़े बड़े चीजों की स्थापना की गई,
या फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर इल्तुतमिश की बात और उसके समय में सेना नायक, या कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में सेना नायक, इन सभी चीजों को अच्छे क्रम से पढ़ लेते हैं तो मेरे ख्याल से मेडाबल में दिक्कत नहीं होगा। और मुगल पढ़ना है तो मुगल में तो अकबर पर पूरा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, थोड़ा औरंगजेब और जहांगीर बढ़िया से देखना है। बाकी बाबर और हुमायूं का बहुत बड़ा माजरा रहा नहीं, और हुमायूं के बारे में तो लेम्पुल बोला भी था कि जीवन भर लड़खड़ाते लड़खड़ाते मर गया, और उसी तरह से मरने का भी कंसेप्ट आ गया था। तो लेम्पुल का वो कथन कहीं से गलत नहीं है गलत नहीं है। लगातार लड़ाई, फिर उसका राज्याभिषेक। अब रही बात कि इन सभी चीजों के अलावा बीच का क्या बात निकलता है जो हम लोग से स्लिप करता है, छूटता। तो इसमें से आपको क्या करना है कि मध्यकालीन इतिहास में जो धर्मों का सिस्टम है, धर्मों में जैसे कि सूफी मत का जो आविर्भाव हुआ, जो सूफी मत आगे की ओर बढ़ा, उस पर थोड़ा हम लोग बात कर लेंगे। थोड़ा जो शंकराचार्य या फिर जो हम लोग के द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, इन सभी चीजों का जो प्रस्फुटन हुआ, उन चीजों पर हम लोग की पकड़ होनी चाहिए। रही बात मॉडर्न की, तो मॉडर्न तो हम आपको बताएंगे कि पहले मॉडर्न आप शुरू 1857 या फिर पुर्तगालियों के आगमन, इन सभी चीजों पर ना फंसे। आप सबसे पहले क्या करें कि 1885 के कांग्रेस अधिवेशन से लेकर 1947 देश की आजादी के बीच में जितने भी आंदोलन हुए हैं और जितने भी सम्मेलन हैं, उन दोनों को इंटरैक्ट करके पढ़ना शुरू करें। और खासकर हम तो आपसे रिक्वेस्ट, गुजारिश करेंगे कि 1920 से लेकर 1947 यानी ये सफर में जहां पे गांधी जी का एक्शन ज्यादा है, गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, वहां पर आप चीजों को अच्छे से तरीके से अगर अपने पास अप्रोच करते हैं तो आपका ज्यादा काम हो जाएगा। ये इतिहास की संरचना, इतिहास को इसी तरह आपको पढ़ना पड़ेगा। और इतिहास को क्या कीजिए, कैसे पढ़िए, आपको बताते हैं। जैसे अगर आज 5 एक्शन को आप क्लियर कर रहे हैं तो 5वां एक्शन का रिएक्शन भी कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे आप क्लियर करना चाह रहे हैं गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट को क्लियर करना चाहते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को करना चाहते हैं, गोलमेज सम्मेलन को करना चाहते हैं, या फिर 1934 के समाजवादी दल की जो स्थापना थी, जिसमें जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और आचार्य नरेंद्र देव की बात होती थी, उन 1934 की बात को आप कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं 1935 के भारत सरकार अधिनियम जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ, उसको बहुत अच्छे तरीके से देख लें कि किसका किसका पार्टिसिपेशन है। तो पहले 4-4, 2-2, 3-3 करके आप पहले कंसेप्ट डेवलप कीजिए, विभिन्न किताबों से जो डेटा मिलता है उसको इकट्ठा कीजिए, और फिर कभी मौका मिले तो उस तरह के एमसीक्यू बनाइए। मेरे ख्याल से इतिहास मेंस, बिहार दरोगा के मेंस में इतिहास में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे जब कभी मौका मिलेगा तो आपको विधिवत तरीके से पूरे डेटा के साथ आपको चीजों को लिखा देंगे कि इतना चीज एंसेंट में पढ़ लो, इतना चीज मेडाबल में पढ़ लो, और इतना चीज मॉडर्न में पढ़ लो। मेरे ख्याल से इन तीनों को कंप्लीट करके, कंप्लीट आत्मसात करके, कंप्लीट अप्रोच करके आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रही बात संविधान की, तो हम तो बोल रहे हैं कि संविधान और मॉडर्न इंडिया का तो बहुत बड़ा एक पार्ट दोनों के साथ अटैच करता है। हम अगर बात करें 1940 के अगस्त प्रस्ताव से, 1942 का क्रिस्प मिशन से, 46 का कैबिनेट मिशन प्लान से, या अंतरिम सरकार के गठन से, तो आपको पता होना चाहिए कि सारा इंटरैक्टिव जोन था, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ चीज था। तो जितना भी इंटरैक्टिव जोन था, उस इंटरैक्टिव जोन को समझना भी काफी है। और रही बात, सबसे पहले संविधान बनाने की प्रक्रिया को समझना, पहले मैन्युफैक्चर कीजिए संविधान बना कैसे। पहले अंतरिम सरकार का गठन हुआ, फिर वो क्या किया, फिर कैसे अंतरिम सरकार के गठन के बाद वो जो है ना छोटे छोटे विंग्स का निर्माण किया, वो सारे विंग्स मिलकर के संविधान का मैन्युफैक्चर किया, और परिणाम हमारे पास क्या आया, जो परिणाम आया उस संविधान है, उसमें जो परिवर्तन है, जो संशोधन है, उसको पढ़ना है। और इस अगर संविधान पढ़ना है तो ध्यान रखिएगा उसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल और खासकर जुडिशरी सेक्शन में सुप्रीम कोर्ट और सभी के बीच में एक इंटरेक्शन को जरूर समझ बढ़ा लीजिएगा, और प्लेन सेशन में पढ़िएगा। रही बात 4 सेक्शन का, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निष्पक्ष तत्व और मूल कर्तव्य की बात, तो इसको फ्लैट मोड में पढ़िएगा और इससे संबंधित सारा क्वेश्चन बना जाइएगा। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा क्वेश्चन पॉलिटी का नहीं बनता है। अब रहा बात इंडियन ज्योग्राफी का, भारत का भूगोल का, तो भारत के भूगोल में एक चीज ध्यान रखिएगा कि एपेक्स लेवल से, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक के सफर में अगर कुछ चीजें किसी राज्य से संबंधित बेहतर मिलती है, पठार हो, नदी हो, वहां का जलप्रपात हो, या फिर वहां के अन्य चीजों के बारे में आपको डिटेल मिलता हो, वहां की मिट्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो, वहां की खेती का डिस्ट्रीब्यूशन हो, वहां कौन सी फसल ज्यादा बेहतर होती है, किस काल में वर्षा सर्वाधिक होती है, जिस काल में जिस जगह पर वर्षा का सर्वाधिक क्षेत्र है उस पर नजर रखिए, जिस काल में डेजर्टिफिकेशन है उस पर नजर रखिए, जहां पर
बर्फबारी जहां पे होती है उस पर नजर रखिए, या फिर नॉर्थ ईस्ट पर सबसे ज्यादा खास महत्वपूर्ण रखिए, या फिर जो हमारे दूसरे देशों के साथ जो हमारे राज्यों का कनेक्टिविटी है उस पर नजर रखिए। तो इस तरह से अगर आप नजर रखिएगा भारतीय भूगोल के अनुसार, तो मेरे ख्याल से उसका काम सही हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज आपको हमने एक बार समझा दिया। अब हम क्या करेंगे कि अपने हाथ से लिख करके कंप्लीटली कि एंसेंट हिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा, मेडाबल में कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा, मॉडर्न में कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा, साथ ही साथ भारतीय संविधान में आपको पढ़ना कैसे, कौन कौन टॉपिक पर आपको ज्यादा जोर देना है, भारत के भूगोल में किस किस टॉपिक पर ज्यादा इफेक्ट लगाइएगा, ये सब को बना करके आपको एक पीडीएफ आप तक पहुंचा देंगे। और उस पीडीएफ से आप क्या कीजिए कि पढ़ते जाइए, उस पर टिक लगाते जाइए, मेरे ख्याल से आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आज पार्ट ए को हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट बी पर हम लोग बात करेंगे, जिसमें साइंस के साथ हम लोग इकोनॉमिक्स और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन पर बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बस बने रहिए और पूरी ऊर्जा के साथ पूरा ताकत लगाइए। ये सोचिए कि इस बार आखिरी बार है और हर हाल में हमें मेरिट तक पहुंचना है, मेरिट फतह करना, ना कि हमको मेंस देना, ना कि फिजिकल देना है। अंतिम रूप से राजगीर हमारी पहुंच होनी चाहिए, और हमारी लड़ाई राजगीर जाने को है। हमारी लड़ाई मेंस को लेकर नहीं है, हमारी लड़ाई फिजिकल क्वालिफाई करने को लेकर नहीं है। हमारी लड़ाई है कि कंधे पर डबल स्टार कैसे आएगा, उसकी लड़ाई है। और उसकी लड़ाई तब खत्म होगी जब हम अंतिम रूप से चयन होकर के राजगीर के ट्रेनिंग कैंप में नजर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।